कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखटियाँ और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। दादी कहती हैं, करण के जाने का दुख जितना तुम्हें है उतना सबको है, लेकिन जीना नहीं छोड़ सकते हम लोग। वह तुमसे प्यार करता था और अपनी निशानी तुम्हें दे गया ताकि तुम जी सको। तुम्हारे जीने की वजह है। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दादी कहती हैं, तुमने एक बार कहा था मैं तुमसे कुछ भी मांग सकती हूँ। तुम्हें याद है कि नहीं? तुमने कहा था कि तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगी। शायद आज वो वक्त है। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे वो चीज़ दे दोगी जो मुझे तुमसे चाहिए। रूही उठकर बैठ गई थी और सवालिया नज़रों से दादी की तरफ देखने लगी। दादी माँ उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लेती हैं। उसकी नम आँखों में देखकर अपनी आँखों से उसे प्यार से देखती हैं। वो शायद जो कहने वाली थी वो बहुत मुश्किल था। अगर तुम मुझे दे दोगी तो तुमसे वादा करती हूँ, दोबारा कुछ भी नहीं मांगूंगी बेटा मैं तुमसे। रूही के मुंह से तो कोई शब्द निकलते ही नहीं हैं। उसके पास कहने के लिए कुछ था नहीं। दादी माँ को क्या चाहिए था उसे पता नहीं था, इसलिए वो बहुत हिम्मत करके पूछती है, मैं समझी नहीं। तो दादी माँ फिर से कहती हैं, मैं चाहती हूँ तुम अपनी ज़िंदगी जियो, आने वाले बच्चे के साथ और उसके पिता के साय के साथ। तुम नहीं चाहती इसे उसके पिता का साया मिले। रूही को कुछ समझ नहीं आता, वो बस देखे जा रही थी। दादी माँ उसके सिर पर प्यार से हाथ रखती हैं और उसे सहलाते हुए कहती हैं, मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। रूही बस अपनी पलकें झपका देती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि दादी किस बारे में बात कर रही हैं। उन्हें कौन सा वादा चाहिए था, और ऊपर से रूही की ये हालत नहीं थी कि वो उन्हें कुछ भी दे सकें। दादी माँ हल्का मुस्कुराकर कहती हैं, पर उनकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द शायद रूही समझ पा रही थी। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ तुम विवेक से शादी कर लो। ये सुनते ही रूही अपना हाथ पीछे ले लेती है, वो भी एकदम से। यो वो ये कभी नहीं कर सकती, विवेक से शादी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। वे अपना सिर नामे हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती दादी। मैंने सिर्फ करण से प्यार किया है। मैं सारी उम्र उनका इंतज़ार करूँगी। मेरे पास उनकी खूबसूरत यादें हैं। उनकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकती। इतना कहकर वो रोने लगती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। रूही वहाँ से सीधा बालकनी में आ गई थी। अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया था और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी थी। कमरे के बाहर जो मीरा जी और विवेक खड़े थे, दोनों ने ये सुन लिया था। विवेक की आंखों में आंसू फिर से आने लगे। उसे पता था रूही उसे एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। भले ही वो अकेली हो, टूटी हो, चाहे कुछ भी हो। उसने तो पहले ही खुद को समझा लिया था कि रूही उसकी है नहीं, और उसने मीरा जी को साफ मना कर दिया था। रूही से शादी कभी नहीं कर सकता। रूही का दिल तोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं। और मीरा जी ने उसे कसम दी थी कि वो मना लेंगी रूही को। रूही शादी के लिए हाँ कर देगी। लेकिन विवेक वहाँ कमरे के बाहर खड़ा था और उसने उसकी नाक को सुन लिया था। वो अपने कमरे में चला गया। मीरा जी की आंखों में आंसू आने लगे। दोनों बच्चों की जिंदगियां उलझ कर रह गई थी। वो करण की फ़ोटो को देख रही थी और सोच रही थी, क्यों क्यों चला गया उनका बेटा इस तरह सबको छोड़कर। ना तो वो रूही को संभाल पा रहे थे और ना ही घर वालों को। अब उन्हें एक उम्मीद थी कि उनका पोता या पोती इस दुनिया में आ जाएंगे, लेकिन वो भी दर्द में जिएंगे क्योंकि रूही की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अकेलापन उससे संभाला नहीं जा रहा था। घरवाले उसके पास थे पर उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे, पर करण की यादें उसके अंदर घर बना चुकी थी और बार बार उसे तकलीफ़ दे रही थी। काफ़ी देर रूही बस रोती रही। उसने मुश्किल से खुद को संभाला, बहुत मुश्किल से खुद को शांत किया। वो प्रेग्नेंट थी। अपने बच्चे के लिए उसे चुप होना होगा। वो इस तरह रोती रही तो उसके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। मीरा जी उसे कप पानी का ग्लास देते हुए कहती हैं, मुझे पता है माँ ने तुमसे क्या कहा। उन्होंने जो भी कहा सही कहा होगा। रूही बस चुप रह जाती है। मीरा जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम्हें बेटी माना है, बहू नहीं। तुम्हारा अकेलापन देखा नहीं जाता। तुम्हें यूँ टूटा हुआ देखकर हम सब लोग रोते हैं। करण के जाने का दुख हम सबको उतना ही है, पर तुम्हारा दुख शायद हम सबसे बड़ा होगा। पर तुम्हारी लाइफ का ये हिस्सा जो तुम इस वक्त जीने वाली हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और तुम अकेले सब मैनेज नहीं कर सकती। हम सब कुछ भी नहीं कर सकते। हम सबको यही लगता है वो लौट आएगा, पर हर सुबह के साथ अंधेरा जब होता है रात को, तो हमारी हिम्मत फिर से टूट जाती है।
बहुत वक्त बीत चुका है। अगर उसे आना होता तो वो आ जाता। जितना तुम तड़पती हो उतना बाकी लोग भी तड़पते हैं तुम्हें दर्द में देखकर, ये सोचकर कि तुम ये पूरी ज़िंदगी कैसे जियोगी। मीरा जी वहाँ से चली गई थी। रूही चुपचाप से बेड पर लेट गई, अपने पेट पर हाथ रखा और आंखें बंद की। करण की कुछ यादें उसके अंदर फिर से उसके दिल पर जोर देने लगी थी। उसने बहुत हिम्मत की थी, बहुत कोशिश की थी खुद को संभालने की, पर करण की यादें रह रहकर उसे बार बार अपने पास बुला रही थी। किस तरह वो उसे प्यार करता था, किस तरह वो उसे परेशान करता था और किस तरह उसे शरारतें करता था। एक एक बार उसे याद आ रहा था, एक एक चीज़ करण की उसे याद आ रही थी। वो सब कुछ याद कर उसे फिर से दर्द महसूस होता है, उसका गला फिर से भर आता है। वो कभी करण की जगह किसी को नहीं दे सकती। शायद पहले अगर करण से वो प्यार ना करती ना, उससे शादी ना करती होती तो अलग बात थी, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ करण था जिसे वो प्यार करती थी, और करण उसकी पूरी ज़िंदगी था। उसे उम्मीद थी करण लौट आएगा, उसने अभी तक उम्मीद खोई ही नहीं थी। कमरे में उसका दम घुट रहा था, वहाँ से वो छत पर आ गई। इस घर में उसकी और करण की बहुत सारी यादें थी। करण के साथ उसकी कितनी सारी यादें थी, उसकी सारी आदतें थी। उसने नम आँखों से छत को देखा। करण ने अपना इजहार यहीं किया था। आँखों में फिर से आंसू आ गए। वो तारों को देखते हुए भरे गले से कहती है, मुझे नहीं पता आप कहाँ हो, बस लौट आइए, मैं जी नहीं पाऊंगी आपके बिना। लौट आइए करण, मेरा और इम्तिहान मत लीजिए, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, ये अकेलापन, ये दर्द मुझे बहुत दर्द देता है। देखिए ना, आप कहते थे मैं माँ बनने वाली हूँ, तो आपको मेरा ध्यान रखना चाहिए। लौट आइए करण, मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता। वो बहुत रो रही थी, उसके शब्द टूटने लगे थे। वो रोने लगती है। वो टेरेस पर थी और तारों को देख रही थी। वहाँ पर विवेक था जो अंदर ही अंदर टूट रहा था, रूही को इस तरह रोते हुए देखकर, क्योंकि वो खुद यहाँ छत पर था। नीचे उसका दम घुट रहा था। रूही की नाव उसके कानों में बार बार बज रही थी। रूही को इस तरह रोते देख वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो आगे आ गया, एकदम से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। रूही को एहसास हुआ कि कोई उसके पास है। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने विवेक था। 1 महीना, ये 1 महीना रूही और विवेक ने एक दूसरे को देखा तक नहीं था, एक दूसरे के बिल्कुल सामने तक नहीं आए थे। रूही तो बस गुमसुम सी थी, करण के जाने के गम में इतना डूब चुकी थी उसे पता ही नहीं था कि वो लौट आया है। और एकदम से दादी की ये बात कि वो विवेक से शादी कर ले, ये सोचते ही रूही अपने कदम पीछे ले लेती है। इससे पहले वो गिर जाती, विवेक उसका हाथ थाम लेता है। उसे उसके हाथ को पकड़ लिया था। वो बस देखे जा रही थी और छूटने की कोशिश कर रही थी। ये महसूस कर विवेक की आंखें भरने लगी। उसने दर्द से कहा, उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि कोई सोच भी नहीं सकता था, अब मेरा टच भी बुरा लगता है तुम्हें? मुझे अपने पास बर्दाश्त भी नहीं कर सकती रूही, क्या मैं इतना बुरा हो गया हूँ? उसकी आवाज़ में जो दर्द था ना, रूही बिल्कुल शांत हो गई। वो बस देखे जा रही थी। वो कब से खुद से दूर भाग रही थी। करण की यादें उसे दर्द दे रही थी और इसी चक्कर में वो विवेक से भी दूर भाग रही थी। दोनों बस भरी हुई आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। पता नहीं क्यों विवेक से बर्दाश्त नहीं हुआ रूही का यूं टूटना। उसने उसे गले लगा लिया। वो भाई के जाने के दुख में बहुत ज़्यादा बह चुका था, बहुत अकेला था, सबको संभालते संभालते थक चुका था। उसे कोई चाहिए था जिसे वो बता सके कि वो कितना दर्द में है। अपने प्यार को यूँ रोता टूटता देखकर वो रोज़ टूट रहा था। वो हर रात एक मौत मर रहा था। रूही उसे पीछे करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वो टूट कर रो पड़ती है। उसके अंदर का सारा दुख बाहर आ जाता है, क्योंकि विवेक एक ऐसा इंसान था जो उसकी ज़िंदगी में सबसे ऊपर था। उसका सब कुछ, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका बचपन का वो दोस्त जिसके साथ वो अपना हर दुख बांट लिया करती थी। विवेक ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसके सिर को सहलाया ताकि वो शांत हो सके। रूही बहुत रोई। उसने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। अपने आप को उसने पूरी तरह से उसके समर्पण में कर दिया। वो बिखर पर रो पड़ी। उसने रोते हुए कहा, वो चले गए मुझे छोड़कर चले गए। वो काफ़ी देर इसी तरह रोती रही। विवेक उसे वहीं लगी कुर्सी पर बिठाता है।
और खुद नीचे उसके पैरों के पास बैठ गया। कितने वक्त बाद वो लोग इस तरह अकेले थे, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन आज अपने दोस्त को पाकर वो खुश थी। रूही को कम से कम ये सहारा था कि विवेक उसके पास है, और विवेक को ये सहारा था कि रूही उससे नफरत नहीं करती है। कम से कम वो उसे उस तरह तो नहीं देखती जैसे पहले देखती थी। विवेक ने अपना सिर उसकी गोद में रख लिया। वो दोनों एक दूसरे को शायद हौसला देने की कोशिश कर रहे थे। दोनों का रिश्ता बहुत उलझा हुआ था, बहुत अजीब सी हालात में था। दोनों को नहीं पता था कि क्या करना है, पर वो दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वो प्यार गंदगी या हवस भरा नहीं था, वो प्यार केयर का था जो बचपन से था। रूही बस आंखें बंद किए चुप थी। वो समझा रही थी कि विवेक उसका दोस्त है, वो दोस्त जो बचपन से उसके साथ था, जो उसकी हर दर्द में उसके साथ रहता था, जो उसे हमेशा समझता था। इससे ज़्यादा वो उसे अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे पाएगी। करण की जगह वो किसी को नहीं दे सकती, चाहे वो विवेक ही क्यों ना हो। रूही ने तो सोच लिया था कि वो अपने बच्चे को अकेले ही पालेगी। उसकी पूरी ज़िंदगी अब करण की यादों के सहारे निकलेगी। विवेक अपनी आंखें बंद किए बस रूही की गोद में सिर रखे हुए था। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। शायद वो खुद को हिम्मत दे रहा था, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। रूही की नानी ने उसे फिर से तोड़ दिया था, पर सच नहीं बदल सकता। रूही सिर्फ करण से प्यार करती है। वो खुद को समझाना चाहता था कि वो रूही को कभी नहीं पा सकता। रूही उसकी नहीं, बस करण की है। वो करण की ही रहेगी। दोनों चुपचाप से बैठे थे और दूर खड़े मीरा जी और राकेश जी ये देखकर हल्का बस मुस्कुरा दिए। उन्हें उम्मीद थी कि इन दोनों का रिश्ता शायद सुधर जाएगा। मीरा जी ने राकेश जी के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ करण जहाँ भी हो वो खुश हो, इन दोनों को अपना हौसला दे जाए। मैं चाहती हूँ ये दोनों एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे को एक मौका दें। करण कभी लौट कर आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत चिंता हो रही है। राकेश जी के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। एक बेटा खो चुके थे, बहू अपनी ज़िंदगी में उलझी हुई थी, रोज़ खुद को दर्द दे रही थी। तो छोटा बेटा, वो टूटा हुआ था, वो सबके सामने सबको संभालने में लग जाता, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितना बिखरा था उसके चेहरे पर दिखाई देता था। पता नहीं क्यों, पर राकेश जी ये चाहते थे कि करण इन दोनों को शायद एक मौका दे देगा, उसकी यादें इन दोनों को संवार देंगी। विवेक और रूही दोनों ही अपने अपने कमरे में चले गए। एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा, एक सवाल नहीं, एक जवाब नहीं। इन सब चीज़ों में 2-3 दिन बीत चुके थे। रूही दादी माँ के सवाल के लिए अब तैयार नहीं थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कमरे से ज़रा सा भी बाहर नहीं आती। इन 2-3 दिनों में किसी ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। सबको उसकी और भी ज़्यादा चिंता हो रही थी, और इसी कारण दादी माँ की तबीयत एकदम से ख़राब होने लगी। एक दिन उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया शायद हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। दादी माँ अंदर ही अंदर घुट रही थी, रूही को इस तरह टूटा हुआ देखकर। एक 20 साल की लड़की जिसका पति इस दुनिया में नहीं, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है। दुनिया क्या करेगी? कुछ भी नहीं, बस बातें करके चली जाएगी। लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। वो अकेले कैसे अपनी ज़िंदगी काटेगी? वो खुद को समझा नहीं पा रही थी कि रूही को किस तरह मनाए। ऊपर से दादी की तबीयत खराब होने का जब रूही को पता चला तो वो टूट सा गई। उसने खुद को जिम्मेदार मान लिया। वो करण की जगह किसी को दे नहीं सकती, पर वो दादी माँ को कैसे समझाए? वो विवेक से शादी नहीं कर सकती, वो उससे प्यार ही नहीं करती, वो सिर्फ उसका दोस्त है। वो उसे वो सुख जो एक पत्नी अपने पति को देती है वो कभी दे नहीं पाएगी, क्योंकि करण के लिए उसके दिल में जगह थी, और विवेक उसका दोस्त है। विवेक उसका दोस्त ही रहेगा। वो उसे दोस्त की नज़र से देखती है। उसके मन में, उसकी रूह में, उसके दिल में सिर्फ करण था। उसकी यादों ने उसके अंदर घर बना लिया था, लेकिन ये सब समझने को तैयार नहीं थे। वो खुद को समझा रही थी कि वो अकेले रहेगी पूरी ज़िंदगी। सुबह किचन में मीरा जी खाना बना रही थी, नौकर उनकी मदद कर रहे थे। दादी माँ के लिए शायद दलिया बना रही थी, हॉस्पिटल लेकर जाना था। रूही उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसकी आंखों में सिर्फ नमी थी, जैसे आंखों ही आंखों वो मीरा जी से पूछ रही हो, क्या दादी माँ ठीक है ना? मीरा जी ने एक नज़र उसे देखा। वो थोड़ा सा
उदास हो गईं। उनके दिल में दर्द भर गया। इस लड़की के हल्के रंग के कपड़े, चेहरे पर कुछ भी नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई बिंदी नहीं। वो सच में करण के जाने के बाद टूट गई थी। दुनिया ने तो कह दिया था वो जिंदा नहीं। उसके हाथों में पहनी चूड़ियाँ भी उतार दी थी लोगों ने। शायद उसके बाद वो पहनने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि लोगों ने कहा था उसका पति जा चुका है, उसे ये संवरना श्रृंगार करना अब शोभा नहीं देता। और कुछ पहनने की हिम्मत उसने दोबारा की ही नहीं। बस उसके पेट में करण का बच्चा था, करण की निशानी थी। शायद इसीलिए वो जी रही थी। अगर ये नहीं होता तो वो कब की मर चुकी होती। मीरा जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, माँ ठीक है, चिंता मत करो। इस उम्र में कभी कभार ये सब हो जाता है। तुम खुद को जिम्मेदार बिल्कुल नहीं मानोगी। वो ठीक हैं और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी कही बात के बारे में अगर सोच सकती हो तो सोच लेना। ज़िंदगी बहुत लंबी है, आसानी से नहीं कटती। इतना कहने के बाद वो टिफ़िन लेकर बाहर की ओर चली गई। रूही की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपने कमरे में आई और अब करण की फ़ोटो ली और लेट गई। क्या करेगी रूही? कैसा होगा रूही का फ़ैसला? कमेंट ज़रूर करें।